ठीक है, जो आपका पी ब्लॉक अभी थोड़ा बहुत बचा है वो लास्ट में हम क्वेश्चन के फॉर्म में कराएंगे। ठीक, कुछ आपके जो सेक्शन, देखो मैं कहता हूँ पूरा समराइज चलेगा इनऑर्गेनिक, और कल का जिसने जिसने लेक्चर मिस किया है वो थोड़ा सा धोखे में रहेगा, क्योंकि मैंने कल इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर सही कराया था, उसको लेक्चर को देख लीजिएगा। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप लोग इतने कम क्यों रहते हैं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, जैसा ऐसा तो नहीं है, स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा हमको पता चलती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे देखो तो बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। पढ़ो पढ़ो कुल मिला के, चलो क्या ही बोला जाए। इधर बात करेंगे हम लोग आज किसकी, बी एंड एफ ब्लॉक की, जिसमें हम कल कुछ बेसिक बात कर गए थे। वो बेसिक बात इतनी खतरनाक थी जिससे 99% क्या हो जाता आपका, बी एंड एफ ब्लॉक सॉल्व हो जाता। ठीक, तो सबसे पहले आपके सामने एक बहुत बढ़िया सी क्या लगी है, ये पीरियोडिक टेबल दिख रही है ना, सबको दिख रही है। हम पहले ही क्लियर कर चुके थे कि ये क्या है आपके बी ब्लॉक एलिमेंट, और यहीं पे क्या है आपका स्टार्ट हुआ 6 वाले सीरीज से कौन सा, एफ। ये जब हम पीरियोडिक टेबल बताए थे तो उनको उठा करके कहाँ रखा गया है, नीचे। ये बात हम आपको पीरियोडिक टेबल में बता चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप लोग एलिमेंट का नाम याद कर लें तो बहुत अच्छा है, राइट। तो शायद हमने 2 का याद कराया था, स्कैंडियम के जस्ट नीचे वाला और टाइटेनियम वाला ग्रुप, तो हमें लगता है उतना ही याद है। और इधर पीछे के 2 याद सबको रहते हैं ऑलमोस्ट, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, और इसके अलावा क्या है, निकिल पैलेडियम और प्लैटिनम भी याद रहता है। देखो हम तुम्हें बताते हैं थोड़ा सा तरीका, जब तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो कैटलिस्ट, स्पेशली वो कैटलिस्ट जो क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, यानी कि जहां हाइड्रोजन का एडिशन होता है। पहले ध्यान सुन लो क्या बोला हमने, जहां हाइड्रोजन का एडिशन होता है वहां आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा कि एल्कीन का अगर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन देखो केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, शब्द को तोड़ तोड़ पढ़ो बस, आसान है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन, उसी से मिला है क्या, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, आपको एक बॉन्ड तोड़ना है और जो वैलेंसी खाली होगी वहां क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब याद रखना जहां जहां ऑलमोस्ट रिडक्शन होता है, 90% की मैं बात कर रही हूँ, 10% की बात नहीं, और वो 10% तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। 90% में जो आपका कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम। क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन का यूज हम करते हैं कहां पे, सरफेस ऑफ निकेल या फिर पैलेडियम या फिर प्लैटिनम, आपको सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आप इसी से याद कर लो कि आपका देखो ये जो 10th ग्रुप है दिख रहा है, एक बार फिर से देख लो, 10वां ग्रुप जो है आपका वो क्या है, आपका निकेल पैलेडियम और प्लैटिनम। और ऐसे याद कर लो कि जो हाइड्रोजन का क्या कराते हैं, एडिशन, दैट्स इट। क्या कराते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं। ठीक, आपको 3 इधर के याद ही है। रही बात 3 4 आपको याद है, क्या था जरा बताओ, थर्ड में पे क्या था पहला, एक बार मेरे साथ पढ़ो, स्कैंडियम, यट्रियम और क्या था, और कुछ था, लैंथेनम। लैंथेनम था ना, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे लैंथेनम के जस्ट नीचे क्या है, कहां लिखा है, एक्टिनियम, भूल गए सब, यही होता है, यही एक्टिनियम जो है वो एक्टिनॉइड का पार्ट नहीं है, एक्टिनियम से स्टार्ट होता है क्या, एक्टिनॉइड। देखो इधर सुनो, फिर से सुनो, अभी पहले बेसिक सुनो ध्यान से। टोटल आपको मैंने बताया, जब हम बात करेंगे डी ब्लॉक, किसकी बात करेंगे, डी ब्लॉक, तो मैंने कहा था, कल मैंने कहा था जब ये स्टार्ट होता है, ये डी ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये आपका 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। ठीक है, 4th पीरियड में जो आपका डी सीरीज आती है उसको हम क्या कहते हैं, 3D सीरीज। ऐसे ही अगर हम बात करें 5th पीरियड में तो क्या आएगी, 4D सीरीज, और नेक्स्ट बात करें तो क्या आती है, 5D, और बढ़ेगा तो आपका 6D भी आ जाएगा, अभी हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है, बोलो है क्लियर। चलो आगे कौन सी आएगी, मान लेते हैं 6D सीरीज। आपके में यही मेन 3 है, पहले कौन कौन सी, 3 4 5। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। लिख लीजिए, लिख लीजिए पहले, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड। अगर ये आ गया तो 4th। क्लियर, लिख लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, हमने बताया था क्योंकि ये मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके अलावा इनके पास क्या है, हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड डी सब्सटेंस। क्या है, पार्शियली फिल्ड डी सब्सटेंस। ठीक है, ये स्टार्टिंग कहां से होती है, 4th पीरियड से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4th पीरियड से। ऐसे अगर हम बात करें एफ की, कहां से बात करें, एफ की, तो एफ के लिए हम क्या बोलते थे,
इनर ट्रांजिशन सीरीज, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये सब आपको पता है कहीं ना कहीं, बस ये सब हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बताया इसलिए कि नहीं पता तो इसको दिमाग में रखिए। हमने आपको बताया था इसकी क्या है 4f और 5f, राइट। 4f कहाँ आता था 6 पीरियड में, याद आया, और ये कहाँ आता था 7 पीरियड में। आपको मैंने एक बात और बताई थी, याद कर लो, जब हमको आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे क्या कहा था n-2, याद आ रहा है, f याद आया कि नहीं, और क्या बताया था n-1 d, सही, और क्या बताया था ns और np। अगर आपको ये याद है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये बात हमने आपको बताई थी। इतना लिखिए, पहले इतना लिखिए। क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, पहला एक क्वेश्चन मैंने दाग दिया और आप लोगों को बता दीजिए, क्या आप लोगों ने पेनल्टीमेट शेल सुना है नाम? हाँ, देखो कितना नया खतरनाक नाम है। डी एंड ए ब्लॉक में एक शब्द है पेनल्टीमेट शेल, नाम तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो नाम सुना होगा, बस आता है नहीं आता है, यही मेन बात है। क्या होता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो इधर मेरी बात, आपको पता है, देखो जो आपकी वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल के जस्ट अंदर वाली सेल, क्या बोला हमने, तो वैलेंस, जैसे मान लो वैलेंस सेल तुम्हारी 6 है, क्या है 6 है, तो 6 के अंदर डी आएगा, कौन सा डी आएगा 5d आएगा, यही सिखाया था, याद करो। यहाँ देखो फॉर्मूला देखो, अगर आपका एस क्या है 6 है तो डी कैसे निकालोगे n-1 यानी 6-1 तो क्या आएगा 5, तो जो 5 वाली शेल है वो क्या कहलाएगी पेनल्टीमेट सेल। सुन लीजिएगा फिर से मेरी बात, ध्यान सुनो, वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाली जो शेल होती है उसी को क्या कहते हैं हम पेनल्टीमेट सेल। और हमने सिर्फ इसलिए ये बात बोली है क्योंकि आपका स्टेटमेंट बन चुका है, नीट में पेनल्टीमेट सेल का स्टेटमेंट बन चुका है, तो पहले तो तुम यही डिस्टर्ब हो जाओगे कि पेनल्टीमेट सेल क्या होती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है तुम लोग की, और तुम लोग को आता है, जैसे उसको आइडिया था एकदम क्लियर, वो पढ़ी है मतलब। तो देखो पेनल्टीमेट सेल हमेशा दिमाग में रखना कि जो आपकी वैलेंस सेल है, वैलेंस के जस्ट बाद वाली, तो भैया आपको अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, मैं कह दूं यहाँ की 4s है और ये 4p है, तो 4 तो हमें दिख गया, 4 क्या है वैलेंस शेल ही तो हुआ। लेकिन 4 के बाद अगर हम d की बात करें तो जस्ट अंदर कौन आएगा 3d, तो ये जो 3 है 3 यानी कि जो 3d है वो कौन सी सेल हुई। आपसे क्वेश्चन ऐसे कह सकता है 4s का पेनल्टीमेट शेल बता दो, तो क्या होगी, कुछ बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे बोले 5s का बता दो 4d, 6x का 5d, कुछ बात समझ में आई। लिख लीजिएगा ये बात, पेनल्टीमेट शेल लिख लीजिएगा और नोट करके लिखिएगा, लिखो द सेकेंड सेल आफ्टर सेल आफ्टर बोलेंगे कि बिफोर, बिफोर बोलेंगे, बिफोर द शेल, बिफोर क्या होगा वैलेंस शेल। याद रखना पेनल्टीमेट शेल हम फिर क्या दे रहे हैं, और बिफोर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल अगर तुम्हारी ये है 4s तो उसके जस्ट पहले वाली क्या होगी आपकी 3d यानी कि पेनल्टीमेट शेल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो जरा, इतनी बात क्लियर है, ये बात तो याद है सबको, मुझे लगता है इतना याद होना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बात है, जिसमें से भैया आंख बंद करके ये तो मत भूलना, ये तो मत भूलना। और दूसरी बात शायद आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो, कोई भूले नहीं पुरानी बात, जैसे तुम लोग के साथ एक दिक्कत है, नया पढ़ते चलो पुराना भूलते चलो,
पुरानी बात कोई भूले नहीं। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि किसी का एटॉमिक नंबर 84 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, पहला क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है फिर से। तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया है और आपको क्या करना है, इसी तरीके पे वापस से फॉलो करना है। दिक्कत आए वापस से पीरियोडिक टेबल को एक बार रिवाइज करिए, वहीं पे मैंने सब बताया था फिलिंग का तरीका, ठीक है। आप में शायद आया है गैडोलियम, हजारों बार आया है। क्यों आया है उसका कारण हम बता दे रहे हैं, जाकर के देख लेना। गैडोलियम इसलिए आया है क्योंकि गैडोलियम में जो एफ ब्लॉक होती है साथ में आपकी जो डी ब्लॉक है, याद रखना वो हाफ फिल्ड है। क्या है? हाफ फिल्ड। इसको देख लीजिएगा, डी नहीं लेकिन एफ जो है वो क्या है? हाफ फिल्ड, इसलिए ये आ चुका है, जाकर चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार जाकर के। F7 होता है गैडोलियम में, क्या होता है? F7, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। याद रख लेना, हम फिर कह दे रहे हैं गैडोलियम को F याद रखना, D नहीं, F इसका क्या होता है? 7, हाफ। और उसका कारण होता है, मैंने आपको बताया, अगर कहीं हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाती है तो क्या होती थी वो? अपने आप स्टेबिलिटी के कारण था, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या चलो छोड़ दो, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं। इतना क्लियर? इतना लिख लिया कि नहीं? अब सुनो, ये बात मत भूलना, मैं फिर कह दे रही हूँ, अगर ये एंट्री आ रही है अभी, ये तो इनकम्प्लीट है, याद आया? 7 अब कंप्लीट हो रहा है, 7 क्या हो रहा है? कंप्लीट। तो याद रखना, याद कर लेना भैया, इसमें है कंप्लीट, हाँ इसमें कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग अब पढ़ेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? और उस जनरल, शायद सबसे टफ चैप्टर मुझे जो लगता है वो डीएनए ब्लॉक ही है। अगर देखो तुम्हें पी का भी आइडिया रहता है, एस का भी रहता है ना, लेकिन जब डीएनएफ की बात आती है तो या तो कोऑर्डिनेशन याद आता है, या तो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन से चीजें ठीक है, वरना डीएनए ब्लॉक सबसे टफ लगता है। तो कल मैंने एक बात आपको और क्लियर की थी, बहुत बेसिक सी बात, कि अगर आपको कभी भी देखना है मेटेलिक प्रॉपर्टी, क्या देखनी है? मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो आपके n-1 डी सबशेल में क्या होना चाहिए? जितना ज्यादा क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कल लास्ट में मैं यही बात खत्म की थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगी? मेटेलिक कैरेक्टर, उतना ही क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। ये बात कल हमने किया था, ठीक है। तभी हमने कहा था क्रोमियम, याद आ रहा है, और आयरन, ज्यादा मेटेलिक कौन है? क्रोमियम। कारण क्या था? इसमें क्या था? 3d5 और इसमें क्या था? 3d6। याद आया? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और यहाँ पे कितने हैं? 4। याद आया? ये बात कल मैंने खत्म की थी इस बात पे, तो इस बात को कोई भूलेगा नहीं, पहली बात तो, क्योंकि अभी यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज बदलेंगी, जनरल ट्रेंड कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, बस तुम लोग का दिमाग खराब होने लगेगा। तो कॉन्सेप्ट चलो सब आसान हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलो अब लिखो थोड़ा नोट्स, क्योंकि इसके नोट्स बहुत जरूरी है, लिखो। आज मैंने बैठ के खुद एनसीईआरटी से फिर बनाया है नोट्स तुम लोग के लिए, कि तुम लोग का कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव रहे। और इतना पढ़ लो, मैं फिर कह दे रही हूँ, 5 लेक्चर है और 5 लेक्चर में हम तुम्हें कह रहे हैं डीएनए ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन तुमसे खतरनाक तरीके से, मतलब तुमसे ही ऐसा नहीं होगा कि तुमसे ना हो। कारण क्या है? लास्ट के 2 लेक्चर में क्वेश्चन ही कराऊंगी, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट, क्या लिखा है? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एक काम करो, कीवर्ड में लिखना चालू करो, कीवर्ड में लिखो बस, ट्रांजिशन एलिमेंट लिखो। अब भैया कोई यहाँ छोटा बच्चा नर्सरी केजी का नहीं बैठा है, बस वो जाए वहां और कह दे, अपने नोट्स खुद ही इंसान पढ़ पाता है। कभी कभी देखा है कि नहीं? जैसे एक तो होता है कि खर्रा लिख दिया, तो खर्रा सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक होता है कि जब आप कीवर्ड लिखते हो तो वो नोट्स केवल आप ही को समझ आते हैं, दूसरे को दे दोगे ना तो उसका चक्कर आ जाएगा, ये क्या लिखे हो इसके अंदर, समझ नहीं आता। और वो आप समझते हो क्योंकि आप उस भाषा में लिखे रहते हो। तो यहाँ मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करके तब लिखा रही हूँ, ऐसा ना हो जाए कि बस लिखे रहो और मतलब कोई पूछ ले बस पता नहीं क्या है तो ये काम नहीं होना चाहिए। लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में रीजन लिखो, और यही रीजन ढूंढना है आपको। क्या होगा? पार्शियली फिल्ड डी सबशेल, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। और ट्रांजिशन किसको कहेंगे? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से क्या हो? D9 तक। ये भी लिख लो, D1 से क्या हो? D9 तक। अब पार्शियली फिल्ड इसी में चांस है 1-2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर होने का, क्लियर। अच्छा तुमसे क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, तो तुम क्या बताओगे? हाँ, जैसे क्वेश्चन अचानक से कोई पूछ ले तुमसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट से आप क्या समझते हैं, उन्हें क्यों कहा जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्यों लगा दिया मैंने, अब तो बता दो।
हाँ, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटरलेक्ट करता है, डी सबशेल में। हाँ, बहुत तेज हो, अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट, अब लिखो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बता चुके हैं 1000 बार। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इवन जब हमने तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब भी हमने जिंक, कैडमियम, मरकरी का डिस्कस किया था। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होगा, फुली फिल्ड डी सबशेल। फुली फिल्ड डी सबशेल, और कब, ग्राउंड एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड का मतलब है नॉर्मली, एक्साइटेड का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ। ग्राउंड एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट। जल्दी बताओ, क्लियर? अब बता दो कौन कौन से हैं। अच्छा, इनका सिस्टम क्या होगा, तो क्या हो सकता है, या तो D0 हो या फिर क्या हो, D10। लिखो, या तो फुली फिल्ड या तो ना ही हो, इसीलिए याद रखना। लिखो D0 या फिर D10। कोई ऐसा सिस्टम है जो D0 की तरह बिहेव करता हो? D0 का तुम्हारे में एग्जाम्पल नहीं आता है तो, लेकिन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि D10 वाला ही पूछता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और उसके जस्ट नीचे भी एक भाई है, कौन है, क्या है, कॉपरनिकम। अगली बार क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा ना कि इनमें से कौन सा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो तुमको जिंक, कैडमियम, मरकरी एकदम सपने में रटा है, लेकिन जैसे ऑप्शन में मान लो ये तीनों ना रहा और कॉपरनिकम आ गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हम पक्का बता रहे काम कहाँ कहाँ तुम लोग का होता है, ठीक है? तो लिख लो जिंक, कैडमियम, मरकरी, साथ में कॉपरनिकम, Cn लिखो। Cn जरूर लिखो, और तुम्हें याद है जिंक, कैडमियम, मरकरी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल हमने बताया था, कौन कौन एक्सेप्शन था, क्रोमियम एंड कॉपर। अरे भैया, कल की बात थोड़ा थोड़ा याद करो। कल जब हमने लिखा, हम फिर से लिखना नहीं चाहते हैं, बस हमने कहा था क्रोमियम और कॉपर, याद आ रहा है? क्रोमियम में क्या हो जाता था, 3d5 और 4s1। आगे क्या रहेगी तुम्हारी, नोबल गैस, आर्गन ना। और इधर क्या था, 3d10 और 4s1, यही तो था, बस एक्सेप्शन यही तो था। इसके अलावा तो सब कुछ था, एक्सेप्शन नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड कंडीशन पाएगा, वहां पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन नहीं है, ये रीजन के साथ है कि फॉर, अगर तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉपर को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करना चाहिए 3d9 और 4s2, राइट, करना चाहिए, लेकिन वो शो करता है ये। अब देखो ऐसा आता है स्टेटमेंट, तो ये बात तो सही है कि ये शो करता है। रीजन अगर पूछ ले तो रीजन क्या है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो जो इसकी पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट समझ गए ना, पेनल्टीमेट शेल जो है वो क्या हो जाती है, D10, और जो D10 वाला सिस्टम है वो क्या है, फुली फिल्ड। क्या है, फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड वाली चीजें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। इतना कारण है, फिर से सुन लो क्या बोला हमने, होना क्या चाहिए, 10 4s, सॉरी होना क्या चाहिए, 9 और 2 होना चाहिए, होना चाहिए ना, s में 2 जाता है, लेकिन हो क्या गया 10 और 1। कारण क्या है, ताकि फुली फिल्ड क्या हो जाए, ऐसा सिस्टम जिसमें D में क्या हो, 10 इलेक्ट्रॉन, वो फुली फिल्ड हो जाएगा। और फुली फिल्ड का कारण क्या है, स्टेबिलिटी, वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप शिफ्ट हो जाता है। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में बदलेगा, दो स्टेट आती है, एक्साइटेड स्टेट दो जाएंगे, जब C1 +1 पढ़ेंगे, +2 तो भी बताते हैं आगे, ठीक है? सेम कहानी यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड। क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड। आपको याद होगा फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या है, स्टेबल। तो इसीलिए कारण है, लिख लेना नीचे कि क्रोमियम और कॉपर अगर तुम एक एक्सेप्शन पढ़ते हो, उसका कारण क्या है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी सबशेल क्या है, स्टेबल। तुम्हें याद रहेगा, लिखो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड डी सबशेल क्या रहेगा, स्टेबल। अच्छा, अब इसके साथ फिर और भी लगे हुए हैं, इधर आ जाओ, क्रोमियम के साथ कौन लगा है, मॉलिब्डेनम, दिख रहा है? जरा लिखो, ये इंपॉर्टेंट है कि कहां कहां पे ये कंडीशन आती है। ये कंडीशन सारे एलिमेंट लिख लो और आप भर करके देख लेना। जितना मैं बता रही हूं, इधर सुनो, इधर मैं आपको कुछ एलिमेंट लिखा दे रही हूँ,
और आप एक बार एनसीईआरटी उठाइएगा, वैसे तो उसमें दिया हुआ है, बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मैंने भी आपको बताया है। तो एक बार आप करके आइए, अगर आपसे नहीं होता है तो कल हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट लिखिए कौन कौन से लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। पहला आपको क्रोमियम कॉपर तो आपको बचपन से रटा है, लिखो नोबेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेलियम, सॉरी नियोबियम, नोबेलियम नहीं, नोबेलियम अलग होता है, नियोबियम, जल्दी लिखिए एनबी। नियोबियम के बाद लिखिए मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम तो अंडरस्टूड है, क्रोमियम के नीचे आता है। जब क्रोमियम के नीचे आएगा तो क्रोमियम की तरह ही तो प्रॉपर्टी रखेगा, तो मॉलिबेडनम, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए क्या है आपका, रिथेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एलिमेंट आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेक कर लेना, रिथेनियम। पहला आपको देखो क्रोमियम कॉपर तो छोड़ना ही नहीं है, सुन लिया। दूसरा आपको क्या देखना है, नियोबियम, एनबी सिंबल लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, मॉलिबेडनम, नेक्स्ट आपका है रिथेनियम। इतना आपको छोड़ना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वरना हमसे बाद में मत कहना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा देख सकते हो तो कहाँ गया सिल्वर कॉपर वाला, एक बार इसका देख लेना। देखना क्या है, जैसा कॉपर का होगा वैसे ही सिल्वर का वैसा ही। इधर सुनो, कॉपर का भी हमने कराया कि नहीं, 3D10 कराया ना, तो बस इसमें क्या आ जाएगा 4D10, इसमें क्या आ जाएगा 5D10। तो इतना एक बार देख लेना, प्लीज देख लेना, वरना फिर, और हम प्लीज करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि मेरी जरूरत है, हम फिर बताते रहे, प्लीज सिर्फ इसलिए करते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे तो कभी जिंदगी में बीमार उमर पड़ेंगे तो एक बार चले आएंगे दिखाने, और क्या होता है, यहाँ पढ़ाए थे थोड़ा, ठीक है। सुन ली कि नहीं, भरोसा तो मुझे आजकल के डॉक्टरों पे है नहीं, कब कहो उड़ा दे, इसे जिंदगी खत्म कर दे अगर डॉक्टर को दिखाने चले जाओ। चलो नेक्स्ट डालो साइज, हेडिंग डालो सबकी साइज, जनरल ट्रेंड, आप सब जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, साइज डालो, साइज मतलब एटॉमिक साइज। लेफ्ट टू राइट भैया, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ेगा कि घटेगा, चलो ये तो बता ही दो अब। लेफ्ट टू राइट, हम इतना मारेंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटता है, मारेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हम जनरल पूछ रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां बढ़ जाएगा भाई, 1000 बार में। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, याद कर लो, तो मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है, याद करो, साइज वो घटता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा इसलिए साइज घटेगा, क्या है। और अभी हम पूछ ही रहे हैं लेफ्ट टू राइट, आधे लोग कह रहे बढ़ेगा, नशे वसे में बैठे रहते हो क्या एकदम से, लिखो फटाक से, कोई भरोसा नहीं तुम लोग का, लिखो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीजेज, ये सब जनरल है, जनरल है, जनरल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये तो हो गया एटॉमिक साइज। आयनिक साइज, जैसे मान लो सब, जैसे आपके पास, मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा देखो इधर, मैंने कहा आपके पास स्कैंडियम +3 है, ठीक है, टाइटेनियम +3 है, मतलब एक बात ध्यान रखना, आयनिक साइज हम तब कंसीडर करेंगे जब आपके आयंस भी क्या हो, सेम होने चाहिए, उसी अकॉर्डिंग बात करेंगे, वरना बदलेगा। तो आप बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ही, घटेगा ही। अभी सब शांति से करो, एकदम पहला वाला रूल फॉलो करो, लिखो घटेगा, इसमें भी साइज क्या होगा, यानी आयनिक साइज भी क्या होगा, ये सब जनरल बात है, अभी हम लिखाते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा है वो हम लिखाते हैं, इसमें भी आयनिक साइज क्या होगा, घटेगा। शर्त क्या है, शर्त क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ ले Fe+2 और Fe+3, देखो इधर, या ये भी छोड़ दो, Cr+3 और Fe+2, ये क्वेश्चन देखो, पहले देखो एटॉमिक नंबर बदला कि नहीं बदला, तो अब ऐसे में साइज की कहानी बदलेगी, क्यों बदलेगी, फजान्स रूल याद आया, जितना पॉजिटिव चार्ज, शायद कुछ याद हो, हाँ बस, अब ज्यादा नहीं, बस इतना दिमाग में रखोगे। चलो ऊपर वाला कहानी लिखो पहले, अगर आपकी आयनिक साइज लेफ्ट टू राइट पे घटती है जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, सेम हो, याद रखिएगा। और अब लिखो टेढ़ा मेढ़ा, जो मतलब जो आपके पास क्या है, वेरिएशन है, जो बदलता है, लिखिए साइज ऑफ 3D सीरीज, और हो सकता है ये क्वेश्चन हो आपका, साइज ऑफ
3D सीरीज, साइज ऑफ 3D सीरीज। तो आपको सबसे पहले पता सबसे बड़ा कौन होगा? स्कैंडियम। स्कैंडियम ही बड़ा होगा अभी तो। आप ऐसा ऑर्डर लिखते जाइए, सबसे पहले कौन होगा? स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम। लिख लीजिए, हम फिर करें ये हम पूछेंगे क्वेश्चन, लिखते जाइए। स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम। इतना आपका एकदम सही चल रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और फिर Cr। ठीक, कहानी बदलती है Mn के पास। आपको मैंने बताया था इसी सारी कहानी बदलती है किस कॉन्फ़िगरेशन से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किससे बदलती है? अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रोमियम और मैग्नीज में कौन बड़ा है, तो तुम्हें तो यही लगेगा क्रोमियम बड़ा है। रुक जाओ, पहले तुम्हारी गलती भी बता दे रहे हैं। क्रोमियम और मैग्नीज अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो तुम एकदम बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा दिमाग एकदम सही चलेगा। तुम कहोगे मैम ऑब्वियसली मैम, क्या है आपका क्रोमियम क्या है? बड़ा है, सही। लेकिन बस यही गड़बड़ है कि क्रोमियम से बड़ा कौन है? मैग्नीज। उसका कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल। सबका कारण एक ही है डी ब्लॉक में। ठीक है, लिखो Mn। इसके बाद लिखते जाओ, लिखो भैया, अच्छे से लिखो इसका आंसर, और याद होना चाहिए हम कभी भी पूछ सकते हैं। किससे? हाँ, इधर सुनो, पहले शांत हो जाओ। सब ये ऑर्डर तुम लोग क्या याद किए हो क्या? और मुझे तो ये याद करो, यही सही है। यही है, बड़ा वेनेडियम ही है। क्रोमियम जो है वो छोटा है, उसका कारण कुछ और है, अभी बताएंगे। जो तुम लोग सोच रहे हो D5 उसका कारण अलग है। ठीक है, Mn जो है, हाँ, इसके बाद बात करते हैं। सेम ऑर्डर फिर आ जाएगा कौन? आयरन। यानी एक बात क्लियर है, जो Mn बैठा है वो अपने अगल बगल दोनों वाले से क्या है? बड़ा है। ऐसे याद करो, ज्यादा अच्छा है। Mn जो है वो अगल बगल वाले से क्या है? बड़ा। आयरन के बाद कौन आता है? कोबाल्ट। लगभग बराबर होते हैं, ये भी लगभग बराबर हुआ किसके? निकेल के। ये लिख लीजिए। और फिर आपका ट्रेंड क्या चलता है? कॉपर और फिर जिंक। याद कर लीजिएगा। हाँ, लगभग, वही तो मैं कह रही हूँ, ये लगभग अप्रॉक्स लिखा है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होते। लिखिए पहले, हम लिखा, ये ऑर्डर लिखिए फटाक से। आयरन, कोबाल्ट, निकेल। यही तो कहानी है गंदी संदी। बीच में खाली एक जगह डिस्टर्ब हुआ है क्या? अब देखो, चाहे रट लो चाहे जो कर लो, दिमाग में आपके होना चाहिए कि Mn जो है वो क्रोमियम और दोनों से बड़ा है। किससे? अगल बगल वाले से। ऐसे याद रखोगे तो हमें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये भी तो याद होना चाहिए क्रोमियम के अगल बगल है कौन। बहुत सारे को दिक्कत ही आती है, क्रोमियम के अगल बगल है कौन? कौन है? सॉरी, Mn के बगल कौन है? क्रोमियम और कौन है? आयरन। ठीक। और हाँ, आयरन, कोबाल्ट और निकिल का साइज लगभग क्या होता है? सिमिलर, लगभग सिमिलर। लिख लीजिए इसको, चाहे स्टेटमेंट में लिख लीजिए। आयरन, कोबाल्ट, निकल आर सिमिलर इन साइज। लिखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल आर सिमिलर इन साइज। Mn is greater than chromium and iron, मतलब इसका साइज Mn is greater than, किससे बड़ा है? क्रोमियम एंड आयरन। मुझे एक क्वेश्चन बता दो, क्रोमियम और आयरन में कौन बड़ा होगा? क्रोमियम। फिर तो जनरल ट्रेंड। आयरन कौन बोला? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम और आयरन में देखो कहीं बदलेगा नहीं, जितना बदला उतना हमने बता दिया। उसके बाद हमेशा यही याद करना है कि आगे से पीछे जाने पे साइज घटेगी। क्लियर? बताओ, क्रोमियम पहले आता है कि आयरन? तो क्रोमियम बड़ा होगा और आयरन छोटा होगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, कोबाल्ट और वेनेडियम में कौन बड़ा होगा? वेनेडियम। क्लियर है ना? ये तो एकदम सही जनरल ट्रेंड चल रहा है, खाली जो एक्सेप्शन था हमने लिखा दिया। नेक्स्ट डालो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत गड़बड़ी है, इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत गड़बड़ी है। और कारण फिर हम बता दे रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखिए, अगर हम जनरल बात करें तो जनरली क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। चलो आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना, पक्का?
हाँ, तो बस जनरल ट्रेंड लिखो कि बढ़ती है, जनरली क्या होगी, बढ़ेगी। चलो एक्सेप्शन लिखो, एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन क्या, सीरीज लिख लो, आसान हो जाएगा। ठीक, तो लिखो सबसे कम होता है स्कैंडियम का। अब आपको मुंह उधर खोलना है क्योंकि बड़ा करके चलना है, समझ गए ना। इधर देखो, यहाँ पे आप छोटा कर रहे थे ना, अब आपको स्कैंडियम लिखना है, फिर आपको ऐसे मुंह करना है, मतलब बड़ा करके चलना है। ठीक, चलो देखो, स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैंडियम के बाद क्या होगा, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद टाइटेनियम, क्रोमियम के बाद टाइटेनियम, और टाइटेनियम के बाद फिर से आपस में कौन आ जाएगा, मैग्नीज। यानी कहानी बदली है सिर्फ और सिर्फ कहाँ, यहां से चेंज हुई है और फिर मैग्नीज आपका सेम पोजीशन पे आ गया। मैग्नीज से एक पोजीशन एकदम सही है जहां होना चाहिए, चेक कर लो। हाँ, गड़बड़ कौन कर रहा है भाई, जब आप ऑर्डर पढ़ते हो तो ये ऑर्डर होता है ना, याद करो, शक्ति व कर्मन, एग्जैक्टली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, यही होता है ना। जरा ऊपर देखो, वेनेडियम को उठा के कहां शिफ्ट कर दिया इन्होंने, वेनेडियम को सबसे पहले लेके आए, देखो टाइटेनियम, चेंज किया है किसको उन्होंने, टाइटेनियम इसकी जगह आया है और क्रोमियम इसकी जगह है। देख लो फिर से, मैं फिर बोल दे रही हूँ, और अभी मैं स्टेटमेंट लिखा भी दे रही हूँ। इतना लिखने के बाद पहले स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम is exceptionally greater than, is exceptionally greater than, greater than, greater than chromium and vanadium, is greater than chromium and vanadium, chromium and vanadium। सुनो, इसका कारण है, जब आप पढ़ेंगे, अब सुनो मैं कारण बता देती हूँ, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पढ़ाई जाती है थ्योरीज। एक थ्योरी होती है CFT, नाम सुना है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें आपको जब कभी भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक बात बताई गई थी कि जो d ऑर्बिटल होती है, याद करो, d सबशेल, वो टूट जाती है, लिगेंड आने पे d सबशेल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो दो सिस्टम में टूटती है, एक D2 और एक D3 सिस्टम में, तो वहीं से कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ी स्टार्ट होती है। फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड वहीं से चेक किया जाता है। याद रखना, पहले आप खाली यही स्टेटमेंट याद कर लो कि आपका टाइटेनियम का जो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्रोमियम और वेनेडियम से क्या है, ज्यादा है, जबकि होना नहीं चाहिए, जनरल ट्रेंड में होना नहीं चाहिए, लेकिन है। ठीक है, Mn के बाद लिखो, Mn के आगे लिखो, Mn के बाद आगे लिखो, Mn के आगे आयरन होना चाहिए, लेकिन है निकिल, सीधे कौन आ गया, निकिल। लिख लीजिए, ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, निकिल देन कॉपर, निकिल देन कॉपर, कॉपर देन कोबाल्ट, कोबाल्ट देन आयरन देन जिंक। तो जिंक तो सबसे लास्ट में, बात ही खत्म करो। क्या बोला हमने, निकिल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। देखो कौन गड़बड़ किया, आयरन ने गड़बड़ किया शायद ना, आयरन होना चाहिए लेकिन आयरन ने क्या कर दिया, गड़बड़, आयरन सबसे पीछे चला गया है ना। तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट, लिख लो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन is greater than, is greater than, is greater than nickel, copper and cobalt, nickel, copper and cobalt is greater than nickel, copper and cobalt। भैया दो एक्सेप्शन हमने आपको बता दिया, ठीक, और ये दो एक्सेप्शन मत भूलिएगा। क्या, कोबाल्ट का क्या है एक्सेप्शन, अच्छा कोबाल्ट शिफ्ट हुआ है ना उसके पहले, ठीक है, मैं आयरन का याद रखना मेन, कोई बताए, अच्छा कारण हमें नहीं पूछना। चलो आगे नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट डालो,
इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, और जो हम ये बता रहे हैं इसका रीजन के साथ आपको हम कोरिलेट कर दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, आपको मैंने एक दिन बताया था कि देयर इज टाइप ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जब आप क्या करते हो, फर्स्ट के बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या बोलते हैं? सेकेंड, और तीसरा फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप सुनो, पहले मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि आपको बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ध्यान सुन लेना, और मैं पूछूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से ध्यान सुनिएगा। जब फर्स्ट होगा तो आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। क्या करिएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और चेक करिएगा आगे जो सिस्टम बन रहा है। ध्यान से सुन लो, वो सिस्टम क्या है? ये अगर हाफ फील्ड है, क्या है? हाफ फील्ड, या फिर क्या है? फुल फील्ड, तो ये कहानी क्या होगी? कम होगी। सोचो, अगर कोई चीज हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं किसी का, और वो क्या कर देता है? स्टेबल हो जाता है। क्या हो रहा है? स्टेबल। तो भाई वो आसानी से जाना चाहेगा कि नहीं करना पाए चाहेगा? तो उस समय एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी? कम खर्चा करनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम कैसे होती है? जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो सोचो, अगर मुझे एक स्टेबल सिस्टम में जाना है, हम पहले कैसे थे? अनस्टेबल। अनस्टेबल से कहाँ जा रहे हैं? स्टेबल में। तो ये वाली एनर्जी क्या होगी? कम ही तो होगी। ऐसे ही सेम जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने पे, क्या बोला हमने? जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने पे सिस्टम कैसा हो रहा हो, या तो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड। ठीक है, याद रखना। तो उस समय आपकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे सुनने में लगता है कि ज्यादा होगी, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, देखो अगर पहले से स्टेबल है, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं पहले से ही स्टेबल हूँ। दो चीजें हैं, एक रिजिडिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान सुनना, रिजिड का मतलब है कि मैं क्लास में आई और मैंने एकदम डिसाइड कर लिया जो मुझे पढ़ाना बस उतना ही पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनूंगी, ना कोई क्वेश्चन ना कोई रिप्लाई। मेरी बात सुनना, ये रिजिड बिहेवियर हो गया। क्या हो गया? रिजिड। रिजिड का मतलब है कि मैं स्टेबल हूं अपने आप में, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है उसमें, क्या होगा, तुम्हें अपनी बात मुझसे मनवाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सोचो, तुम कोई तरीका निकालोगे ऐसा कि क्या करे, ये काम मेरा हो जाए, तो उस समय ज्यादा एनर्जी, यानी कि अगर कोई चीज स्टेबल है, रिजिड है, क्या है, पहले से स्टेबल है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी? ज्यादा। और अगर क्या है, पहले से अनस्टेबल और बाद में क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी? कम। क्या लगेगी? कम। ध्यान सुन लो, ऐसे लिख लो चाहे, जब कोई चीज अनस्टेबिलिटी से कहां जाती है? स्टेबिलिटी की तरफ। फिर से सुन लो, क्या बोला हमने? अनस्टेबिलिटी से कहां जा रही है? स्टेबिलिटी। तो यहां पे आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगती है बेटा? कम लगती है। क्या लगती है? कम होती है। कुछ बात समझ में आई? ठीक, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, ये कहानी जल्दी से हो जाएगी। अब उल्टा सोचो, अगर 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 यही कहानी हो कि स्टेबल से कहां जा रही हो? अनस्टेबल, तो बता दो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आप समझ में आई बात? कुछ बात समझ में आई? तो यहां देखो, ये अनस्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला, वो क्या हो गया? स्टेबल। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है उसकी? कम है। ऐसे ही जब आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? दो इलेक्ट्रॉन, तब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? हाफ फील्ड या फिर क्या हो? फुल फील्ड। तो फिर क्या होगा? आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। कुछ बात समझ में आई? चलो हम एग्जांपल देते हैं और आप लोग प्रूव करके दिखाओगे। पहला लिखो एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल लिखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन इन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 लिख लो, कम से कम क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन क्रोमियम। मैंगनीज Mn is greater than chromium, is greater than chromium. Statement 2, second ionization enthalpy of chromium, is greater than Mn, यानी कि मैंगनीज।
सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैग्नीज। जरा बताओ क्या ये दोनों बात सही है? पहला तो ऐसे ही सही मार दिया, चलो ठीक, पहला सही है, दूसरा भी। अब चलो मान लो आज तुम्हें ये अब बात फंस गई तुम्हारे दिमाग में, ठीक, क्योंकि तुम्हें अभी थोड़ा सा क्रोमियम और मैग्नीज मैंने कहा आइडिया है। अगली बार तुम चुपचाप कहाँ चले जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मेथड हम बता रहे हैं, मेथड से चेक कर लेना, और तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद वाली चीजें अगर इतना ही काम आ जाती तो एग्जाम में तुम लोग टॉप कर जाते। और फिर मैंने कहा साइकिल वाली चीजें हेल्प करती हैं तुम्हारे, कम से कम वो निगेटिव तो नहीं होने देती हैं। ये बात सच है, जो आपकी साइकिल बनी, चेन बनी है, भले आप ना लगाइए लेकिन वो आंसर को निगेटिव नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और जो आप रट के जाते हो ना, रटने में आपके हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है, और वो 50-50%। पता नहीं हम सही थे कि गलत है। हाँ नहीं, अरे कंफर्म कहाँ रहता है, सब कंफर्म हो जाए तो सब रट ही ना ले एजुकेशन। चलो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, Mn की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ना बोलता तो डायरेक्ट भी बोलता, तो ये बात सही है। ये हम अभी वैसे भी लिखा थे तभी बताए थे, सही। कारण भी चेक कर लो एक बार, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो डी वाले में चेक करना क्या होता है, D5, सही। और इसका क्या होता है, D5 क्रोमियम, D5 ही होता है ना, D5 होता है, लेकिन साथ में कौन लगा है, 4s1। क्या है, 4s1, जबकि यहाँ पे क्या है, 4s2, सही। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से देखो, ये अगर तुमने यहाँ से एक, अब कल ध्यान सुन लेना, अगर तुमने यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सब जगह से, दोनों जगह से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये क्या बचेगा, केवल D5 और 4s0, सही। ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से निकाल दो, क्या बचेगा, D5 और 4s1। जरा बताओ पहले ये बता दो हमको, फुली फिल्ड कहाँ कंडीशन तुमको देखने को मिल रही है, फुली फिल्ड वाले, सॉरी हाफ फिल्ड कंडीशन कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही है? आंखें फोड़ देंगे जिसको फर्स्ट में दिखेगी, हम पक्का बता दे रहे हैं, इसमें दिख रही है ना, 4s0 हो गया। मैंने एक दिन मैंने और बताया था, या तो खाली हो, बहुत अच्छी बात है, या तो क्या हो, हाफ फिल्ड हो, या तो फुली फिल्ड हो। तो ये खाली है। अब हम कह रहे हैं इसको मत देखो, यहाँ देखो पहले, 3d5 है ना ये, लेकिन यहाँ कौन बैठा है साथ में, 4s1 भी तो बैठा है अभी। अच्छा बताओ ये कौन सी कंडीशन हो गई, हाफ फिल्ड हुई कि नहीं, बताओ, हाफ फिल्ड। ये स्टेबल मतलब ये रिएक्शन आसानी से होना चाहेगी, मतलब कि क्रोमियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, लो होगी। यही तो बताया था अभी, लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ क्या है, लेस स्टेबल, और जा कहाँ रहा है, स्टेबल, फुल हाफ फिल्ड की तरफ। तुम लोग के दिमाग में एक बात और चल रही है, हम बता दो, तुम लोग बोल नहीं पा रहे लेकिन हम बोल रहे हैं। देखो इधर ये जो तुम्हें दिख रहा है कि मैं ये भी है और ये भी है, ठीक है, सबके दिमाग में ये भी 4s दिख रहा है ना। आप पूरा चेक करो, उसके बाद चेक करो कि कहाँ पे आपका खाली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। खाली मिले तो बहुत ही अच्छा है, खाली मिले तो सबसे ज्यादा स्टेबल। ये भी बात एक दिन हुई थी भैया, वो सबसे भी नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है, ठीक। तो एस एकदम खाली है, यहाँ पे स्टेबल यही होगी, ठीक। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड के लिए हमने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। सेकेंड की क्या करना है आपको, तो एक बार काम करते हैं दोनों में से, यहाँ से हम सेकेंड वाला चेक कर रहे हैं, ठीक, सेकेंड वाली। तो देखो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या बचेगा, D5 4s0, सही। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, यहाँ से कितना बचेगा, 3d4 और 4s0। बात खत्म कर दो। जरा बता दो कौन सा है स्टेबल, कौन सा रहा स्टेबल, कौन स्टेबल दिखा, यही तो दिख रहा है। यानी कि जो सेकंड वाले में है वो स्टेबल कौन मिल रहा है हमको, Mn। इसीलिए सेकंड की कहानी क्या हो जाती है, पलट जाती है। सेकंड में आपकी जो Mn की क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, क्रोमियम से कम होती है। मैंने कहा था अभी पहले वो वाली बात याद करो, लेस स्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कम होना। तुम लोग के दिमाग में एकदम उल्टा पुल्टा चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेस स्टेबल से कहाँ जाना, स्टेबल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना। पहले में कौन स्टेबल हो रहा है, पहले में कौन हो रहा था, क्रोमियम, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। दूसरे में कौन स्टेबल हो रहा है, Mn,
कौन हो रहा है, Mn ही तो हो रहा है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है। मतलब एक बात क्लियर है, रिएक्शन होने के बाद जो स्टेबल उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। ये बात तुम सोच रहे होगे कि हम सीधे तुम्हें रटा सकते थे, लेकिन अभी तो तुम बच जाओगे। इसके बाद अभी आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब कॉम्प्लेक्स बना बना के देगा तब तुम फंस जाओगे। इसलिए सबसे, तुम जैसे सोचते हो ना, हर एक चीज का शॉर्टकट है और हम बता भी सकते हैं, और किसी भी बात को बहुत आसानी से बताई जा सकती है, लेकिन वो 2 ही 4 जगह अप्लाई होती है, 5वीं जगह फेल हो जाती है। तो किताब की जो बात लिखी जाती है वो 90% जगहों पे अप्लाई होती है, इसलिए इस बात को दिमाग में रख लो। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओगे, लिखो। दोनों सही है ना, जल्दी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर is greater than zinc. Is greater than zinc. पहले तो यही बता दो, सही कि गलत? क्यों गलत है? ऑब्वियसली जिंक में क्या है, D10 सिस्टम आ जाएगा, तो बात तो गलत हो गई, लिख लो बात गलत है। तो सही बात क्या होगी, जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कॉपर से ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की कि जिंक की? चेक कर लो। हाँ, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड जिंक, जरा बताइए किसकी ज्यादा होगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड जिंक किसकी ज्यादा होगी? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, नोबल गैस, फिर 3d10 4s1। सेकेंड बोला है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचा 3d9, सही। और जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक का निकालो, क्या होगा 3d10 और 4s2, माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3d10, सही। स्टेबल कौन है, ये वाला स्टेबल है ना, तो रिएक्शन कौन सी होनी चाहेगी, यही वाली होनी चाहेगी ना, तो एनर्जी किसमें कम खर्चा होगी, यही तुम लोग का दिमाग है। हम इतनी देर से हम यही चेक कर रहे हैं कि तुम लोग का, कौन बोला, अभी कोई बोला जिंक की ज्यादा होगी, हम यही तो तुमसे बात कर रहे हैं कि तुम लोग के अंदर यही ब्लंडर बना हुआ है बहुत तगड़ा। बेटा मेरी बात सुनो, तुम लोग जो सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा सोचो, बस तुम लोग सही आ जाओगे। जो सोच रहे हो उसका उल्टा सोचो, तुमसे जो आंसर निकले उसका उल्टा आंसर होगा। बस आंसर आ गया सही सही। देखो इधर फिर से, अरे यार इसमें स्टेबल कौन है, सही कि 9 है, 10 है ना, और स्टेबल ही जाना चाहेगा तो एनर्जी कम लगेगी, यानी जिंक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड वाली क्या होती है, कम होती है, और कॉपर की क्या होती है, ज्यादा होती है। हम पक्का बता रहे हैं, ऐसे तो तुम लोग फिर भी रटे वटे हो गए, अगर कहीं रीजन वीजन देके पूछ ले तो तुम लोग का आधा वही 4-5 कॉन्सेप्ट बनेंगे उल्टे पुल्टे। और कभी कभी तो ऐसे भी करता है, कैसे लिखेगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, क्यों, और नीचे 4 ऑप्शन, और वो चारों ऑप्शन इतना लंबे चौड़े लिखे रहते हैं ना कि ऐसे 2 वर्ड पढ़ो, अगले में लगता है क्या पढ़े थे फिर भूल गए, फिर आगे वही 2 पढ़ो। कभी तुम लोग के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, नोटिस किया, क्वेश्चन पढ़ो और आगे का 2 वर्ड जैसे पढ़ो, आगे बढ़ो तब तक लगता है पीछे क्या पढ़े थे, फिर वापस आओ पहले, ऐसा होता है। और यही नीट का गेम है, जेई का नहीं है इतना, जेई में मैथ ही रुला लेती काम भर की फिजिक्स, लेकिन नीट का गेम बस इतना सा है, वो उसको जीतने का बस एक ही तरीका है, स्टेटमेंट बना दो, एकदम यूपीएससी मॉडल पेपर तैयार करता है। मैग्नीज, और चेक करो एक बार, लिखते हैं, चलो लिखो इधर। ये पूछ रहे हैं Mn और आयरन की बात करें, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्या होता है इसका 3d5 4s2, इसका लिखो 3d6 आयरन 4s2, ठीक है। अभी हम बात कर ले अगर फर्स्ट की, किसकी बात कर ले, फर्स्ट की, तो देखो फर्स्ट में हम निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे 3d5 और 4s1, सही, ये फर्स्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बचेगा 3d6 और 4s1,
मुझे एक बात बता दो, इस कंडीशन को देखो, इन दोनों में ही दोनों ही सेल हाफ फिल्ड है। अब यहाँ पे इसकी भी प्रेफरेंस जाएगी, दोनों ही क्या है हाफ फिल्ड, तो ज्यादा किसका होना चाहिए, सॉरी कम किसका होना चाहिए, Mn का। एक बार फिर से सुन लो, अब दोनों ही केस में देखो हाफ फील्ड स्टेबल होता है। अभी तक क्या था, जब एस इन्वॉल्व नहीं था तो हम किसको देखते थे, डी को। अब इन दोनों ही केस में क्या है, एस भी इन्वॉल्व है, बराबर वैल्यू दे रहा है, तो डी को तो बात ही छोड़ दो, ऐसे दिख रहा है। अगर हम बात करें तो पहले 4s1 भी है और 4s1 बराबर है हाफ फील्ड, फिर कौन है D5 और D6, तो ज्यादा स्टेबल कौन जाएगा, D5, इसलिए कम किसकी होगी, Mn की। अभी तो क्वेश्चन आएगा कि Mn+3 और Fe+3, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नहीं, ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें। हम ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, हमने कहा ना हम कभी केमिस्ट्री रटे नहीं है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है। और तुम लोग Mn+3 और Fe+3 में ज्यादा स्टेबल कौन है, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ Fe+3 कैसे बताई, दिख जाएगा, देखो दिख रहा है आंसर। Fe+3 का मतलब होगा 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, नहीं है 3 निकले, यहाँ से 3 निकालो इलेक्ट्रॉन जरा, तो क्या बचेगा 3d5 दिखा, और यहाँ से 3 निकालो तो जरा क्या बचा 3d4। अब बताओ तुमको क्या हमने सिखाया है, स्टेबल कौन हुआ 3d5, तो ऐसे नहीं आंसर बोलना है। यानी अब यहाँ पे बात है कि स्टेबल ये है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी लो होगी, थर्ड वाली। देखा देखा देखा, यही हमने तुम लोगों से एक बात कही, हम तुमसे एक बात करें, तुमको एक सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही, अपनी शुद्ध भाषा में लिखो, भाषा लिखो, हम लिखा रहे हैं, लिखो जो रिएक्शन के बाद, हाँ फुली फिल्ड, हमेशा फुली फिल्ड, हाफ ज्यादा फुली फिल्ड हमेशा। एंथैल्पी पूछ रही हो कि स्टेबिलिटी पूछ रही हो, स्टेबिलिटी फुल फील्ड की। ये बात आपको मैंने बताई थी कि सबसे ज्यादा किसका होगा, फुल फील्ड का, फिर हाफ फील्ड का, और अगर कुछ ना हो तो और भी अच्छा है। देखो मेरी बात, जैसे हम हैं अकेले कमरे में पड़े हैं, मान लो D0 की बात करते हैं, D0 का मतलब है अभी कि हम अकेले ही पड़े हैं, ठीक, हमारे अगल बगल कोई है ही नहीं, तो हम क्या होंगे उस स्टेट में, चाहे रोए चाहे गाए चाहे हंसे चाहे मरे चाहे जिए चाहे जो हो, कोई हमारी सुनेगा नहीं, तो हम स्टेबल पड़े हैं ना। अभी सोच रहे हैं तो बड़ा अलग ही कंडीशन बता रही है, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, हम हैं यहाँ पे, ठीक, हमारी कंडीशन ये कि 5 लोग आकर के हमें क्या करेंगे, हमारी स्टेटमेंट को हाफ फिल करेंगे, ठीक है। और अगर वही 10 लोग आ जाए, हमारे पास एक एक कमरा है, मान लेते हैं कमरे की भी बात कर लेते हैं, तो 5 लोग आएंगे तो एक एक लोग को कमरा मिलेगा, 10 लोग आएंगे तो और आसानी रहेगी, पूरा फुली ऑक्यूपाइड। अब मुझे ये बताओ कि जब 5 लोग आएंगे मेरे पास, ठीक है, तो मेरा 5 कमरा ऑक्यूपाई तो हो गया, तो हम खुश हैं कि हाँ हाँ चलो 5 लोग आ गए, ठीक। लेकिन पहले वाले से डिस्टर्बेंस हुई कि नहीं, अब हमको नजर तो रखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना, सोचो। अभी क्लियर। ऐसे ही अब मेरा टारगेट क्या होगा कि एक रूम में हम 2 लोग को रख दें तो हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे, वो खुद ही एक दूसरे पर नजर रखेंगे। वो क्या रखेंगे, देखो यही होता है, जैसे 2 लड़कियों को साथ में रख दो तो वो आके बता देगी, लड़कियां इस मामले में बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है, मतलब सामने से दोस्ती निभाएंगे लेकिन आके बताएंगे जरूर कि वो ये कर रही थी, ठीक है। तो अब क्या होता, 2 लोग को रखा गया, तो 2 लोग से मुझे क्या है, उन पे बिल्कुल नजर नहीं रखनी है, उसमें से कोई ना कोई आ करके हमको कुछ ना कुछ क्या करेगा, बता देगा। तो हमेशा या तो खाली रहो, खाली रहोगे तो कोई मेहनत नहीं, या तो क्या रहो फुली फील्ड, और फिर आता है कौन, हाफ फील्ड। अभी बात समझ में आई। और ये कहानी तुम तब सोच सकते थे जब तुम्हारे पास एक बढ़िया सा घर होता और उस पर रेंट में दिया जाता कमरा, कब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आता कि हाँ हाँ ऐसी कहानी होती है, ठीक। इसलिए याद रखना, ना हो कोई सबसे अच्छा। और ये प्रेमानंद जी कहते भी हैं कि अकेले रहो, जितना अकेले तुम अच्छे हो सकते हो, पॉजिटिव अकेले इन द सेंस तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सही बात तो ये, तुम्हारा जब मन करे सो, तुम्हारा जब मन करे पढ़ो, तुम्हारा जब मन करे खाओ, और वहीं 2 लोग और आ गए, तुम्हारा पढ़ने का मन हो रहा है, अच्छा एक रूम में सोचो, पीजी देखा होगा तुम लोगों ने, नाम सुना होगा, 2 लोग हैं, एक लोग का पढ़ने का मन कर रहा है, एक लोग का सोने का, अब लाइट टाइम झगड़ा हो जाएगा, होता है ना। तो अनस्टेबिलिटी आई कि नहीं आई स्टिल। तो ये अकेलापन बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए अच्छा होता है, तुम लोग के लिए अच्छा नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अकेलापन भी बहुत प्रकार का होता है। तुम लोग का अकेलापन नहीं होगा, तुम लोग का मोबाइलपन होगा जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है ना,
हम नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं, नवोदय विद्यालय में मोबाइल फोन अलाउड नहीं था। हमारे रूम में 40 लड़कियां रहती थी, एक रूम में 40 लड़कियां। और मैं आपको बता दूं, स्लॉट बता दूं तो आपका दिमाग खराब जाएगा। हम लोग 6:30 बजे पीटी से आते थे। पीटी मतलब हम लोग को 4:30 बजे ग्राउंड में भेजा जाता पीटी करने के लिए। 6:30 बजे हम लोग आते थे, 6:30 से 7:30 बजे हमारे नाश्ते की बेल लगती थी। और हमारा मेस कम से कम 500 मीटर की दूरी पे था हॉस्टल से। ध्यान सुनना पहले। उसके बाद क्या होता था कि उसी 6:30 से 7:30 के बीच में 3 बाथरूम होते थे, और उस 3 बाथरूम में सबको नहाना धोना है। अब तुम सोच लो कि कई मिनट लगता होगा नहाने में। हम यहाँ नहीं थे, हम गोंडा मनकापुर। एक बार सोचो पहले, खाली ये सोचो कि 1 घंटे में अगर 40 लोग को नहाना है, 3 बाथरूम है, तो एक आदमी को कितने देर, और तुमको अभी बाथरूम में भेज दिया जाए। देखो तुम्हारी मम्मी गला फाड़ फाड़ चिल्ला चिल्ला मर जाएंगी, कितनी देर से नहा रही हो, कितनी देर से नहा। ये है लड़कों के अंदर, ये नहीं होता। लड़का को जितना बचना हो ठंडी नहाए ही ना हो, ऐसे जाए एकदम। हम लड़कों देखो तेल पानी लगाते हैं बाल में, नहाए लग रहे हैं कि छोटे से बाल है, पता ही नहीं चलता। तो ये सब अभी तुम लोग, और तुम कभी कभी ये देखा मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ी भी हूँ। जैसे मैं स्लो नहीं पढ़ पाती, यही एक डिमेरिट मुझे लगता है। फिर मुझे जब याद आता है कि हाँ मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, तब मैं स्लो होती हूँ थोड़ा सा। और ये इसका, लेकिन एक चीज और है, तुम लोग के अकॉर्डिंग जिस तरह लेक्चर बनाया गया, उस तरह तुम लोग को फास्ट ही पढ़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को सब आना चाहिए, खाली यहाँ क्या होना चाहिए, क्विक रिवीजन। बट एक्चुअली में आपका बेसिक ही बहुत गड़बड़ है, और बेसिक यहाँ गड़बड़ वहां कहानी खत्म। तो शेड्यूल एक्चुअली में थोड़ा सा लखनऊ को देखते हुए बना है ना। लखनऊ में कहीं ना कहीं थोड़ा अलग चीज रहती है, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखो, कितना क्लियर है, चेक कर लो क्या अब। देखो तो अच्छा, मैं क्या हिंदी में लिखो पहले जो मैं बोल रही थी, लिखो। रिएक्शन के बाद अगर कोई चीज क्या है, स्थायी होती है। स्थायी मतलब ब्रैकेट में लिखना स्टेबल। कोई भी एलिमेंट क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी मतलब स्टेबल। तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक। अब आ जाओ, अब एक बार इस बात से कनेक्ट कर लो। इस बात से तुम लोग यहाँ अपने आप दिमाग में कनेक्ट करो, हम नहीं बताएंगे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको ज्यादा स्टेबल कहाँ दिख रहा है, हाफ फील्ड में दिख रहा है कि नहीं। तो अगर ये स्टेबल है, रिएक्शन के बाद वाली कंडीशन देखी ना हमने, ये स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। आप समझ गए, बस इतनी सी बात दिमाग में रखिए। अगर रिएक्शन के बाद क्या है वो स्टेबल, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, बस इतनी बात ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट डालो एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय बेटा कभी भी अरे फिलिंग पहले नहीं होती तो निकाल कैसे देंगे। पेनल्टी में एक चले, अभी मैंने बताया था, फिर से वही चीज, कभी भी याद रखना, जब तक एस खाली नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस वाला पहले खाली होगा तब तो पेनल्टी में एक सेल में जाओगे। मैंने कहा फर्स्ट सेल ये होती है, सेकंड ये है, कैसे निकाल दोगे। प्रोटेक्शन है ना पहले, सोचो। और वैसे भी छोड़ दो, यहाँ न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ तगड़ा फोर्स है, और यहाँ कम फोर्स है, तो पहले कहाँ से निकलेगा, एस से। सोचो अगर तुम्हें यहाँ वही वाली बात है, पहले यहाँ अगर कोई आएगा तो सबसे पहले गेट पे आएगा ना, सर से मिलेगा ना। सोचो पहले किससे मिलेगा, सर से, तब तुम्हारे तक पहुंचेगा। क्या चीज, चेक करो भैया, चेक करो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब चेक करो, आ जाएगा आंसर। कुछ और ट्रेन गलत है तो मुझे बताना। वैसे तुम सुनो इधर, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहे ना चेक करो, फर्स्ट और सेकंड चेक कर लेना। क्या क्या बोला तुमने, सीआर और आयरन चेक करके देखो। सीआर और आयरन क्या है इसका, 3d 5 और 4s 1, और इसका क्या है 3d 6 और 4s 2, यही है ना। फर्स्ट चेक करो, फर्स्ट चेक करो क्या होगा इसका, 3d 5, फिर वही बात आ गई 4s 0 हो गया, दिखा ना, 0 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल पहले बता चुके हैं, ठीक। इधर क्या हो जाएगा 3d 6 4s 1। अब बता दो, कहीं से लॉजिक ही नहीं बन रहा है, दिखा ना, स्टेबल कौन है, ये स्टेबल है ना उसके कंपेयर में। अगर ये स्टेबल है यानी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। अब बात समझ में आई, हाँ अभी आ गया ना क्लियर, तो याद रखना, ठीक। और स्टेबिलिटी का 3 ही कारण है, 0, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। डी तो बहुत अच्छा है, डी में अगर डी एंड ए ब्लॉक में आप थोड़ा सा लॉजिक सीख जाइए तो सब आंसर क्लियर है। चलो सेकंड वाला बता दो, इसी का सेकंड बता दो। अगर इसी का सेकंड पूछता,
तब मजा आएगा। सेकंड बताओ, चलो सेकंड चेक कर लेते एक बार। 3D4 सही, और ये क्या हो जाता 3D6। अब हम क्या फॉलो करेंगे, अब हम क्या फॉलो करेंगे, जनरल ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी कारण नहीं है। तो इसे सुन लो ध्यान से, यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी का कारण है ही नहीं, तो हम जनरल ट्रेन, जनरल क्या कहता था, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती, याद आया। तो बस सीधी सी बात है आयरन का, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना, और हम इतना करा देंगे कि तुम्हें आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, एलॉय फॉर्मेशन। इसमें सेकंड वाले में देखना आयरन की ज्यादा होगी, Fe+2 ज्यादा स्टेबल होता है, Fe+2 स्टेबल। अच्छा एक सेकंड, ये स्टेबल से कहाँ जा रहा है, अनस्टेबल। हाँ तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। हाँ ये देख लेना भाई, हाँ उल्टा है, उल्टा उल्टा, ठीक ठीक ठीक, ये देख लेना क्रोमियम। कुल मिला के इसी इतने में से पूरी कहानी घूमती है, स्टेबल से अनस्टेबल ज्यादा, ज्यादा स्टेबल से अनस्टेबल कम, याद रखना। और ये बात किसकी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। देखो एलॉय फॉर्मेशन, क्वेश्चन पहले यही आ चुका कि एलॉय क्यों बनाते हैं ये लोग। आप लोग को जब सर ने पढ़ाया होगा या किसी ने पढ़ाया होगा, कक्षा 9-10 में पढ़ाया होगा, व्हाट इज एलॉय, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन मेटल्स और नॉन मेटल्स। आजकल नॉन मेटल्स भी आ चुके हैं, सिर्फ मेटल ही नहीं रहते, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। और होमोजीनियस का मतलब हो गया क्या, एक तरीके से सॉल्यूशन। ये लिख लीजिए, एलॉय की डेफिनेशन लिखिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 metals एंड नॉन मेटल्स। भैया अब नॉन मेटल भी आ चुका है, ये बात ध्यान में रखना। और ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में नया फॉर्म है एडिटेड, इसलिए हम बताएंगे आपको। आप लोग देखते नहीं है, हम लोग सब बस कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी जो पढ़ गया ना सही से, यूपीएससी सब निकाल लेगा। अब आती है बात कारण कि कौन से ऐसे लोग हैं जो, पहली बात तो कौन से ऐसे लोग हैं, क्या कंडीशन है एलॉय फॉर्मेशन की। एलॉय फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, लिख लीजिए, वो मेटल्स जिनकी साइज लगभग सिमिलर हो। क्या होगी, सिमिलर साइज होनी चाहिए। सिमिलर साइज वाले क्या करते हैं, कंडीशन यही है, सिमिलर साइज वाले क्या बनाते हैं आपके, क्या बनाएंगे, एलॉय। ठीक है, चलो अब बहुत पुराना पुराना रटा रटाया क्वेश्चन। पहला एलॉय हम बोलते हैं, आप लोग मेटल बता दीजिए। सिमिलर साइज होनी चाहिए, हाँ मतलब जैसे मेटल मेटल का है तब भी उसकी साइज सिमिलर होनी चाहिए, नॉन मेटल तब भी उसकी साइज क्या होनी चाहिए, सिमिलर। यही कंडीशन है। ब्रॉन्ज नाम सुना होगा, किसका किसका होता है ये तो बता ही देना। ब्रॉन्ज किस, अब बहुत तेज मारे कसम जो ये क्वेश्चन नहीं होगा। ब्रॉन्ज किसकी एलॉय है, हाय भगवान, नीट की तैयारी कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो एकदम से। कॉपर एंड टिन लिखो पट से, बहुत खराब आदमी हो तुम लोग एकदम। ब्रॉन्ज लिखो, कॉपर एंड टिन। ये देखो, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार जनरल साइंस वनडे एग्जाम से पूछा जा चुका है, हमेशा पूछा जाता है। यूपीएससी उसमें भी पूछ लेता है, एसएससी उसमें भी पूछता है, नीट में तुम लोग तो, ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग नीट का। चलो बताओ, ब्रास, ब्रास, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास बताओ, ब्रास। कॉपर एंड जिंक लिखो भैया, कॉपर एंड जिंक। जर्मन सिल्वर, ये तो सुना ही होगा, मार्केट में बर्तन वर्तन आते हैं ना जर्मन सिल्वर के। तो ये सब हम मतलब रखते नहीं है, घर के अंदर जो आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जर्मन सिल्वर देखो, इतना सुंदर इसका नाम है, जर्मन सिल्वर, लिख लिया। ऐसे ही बेवकूफ बनाया जाता है मार्केट में, तुमसे कहेगा वहां जाकर के लीजिए लीजिए इतना महंगा है, ये चांदी का है, एकदम जर्मन सिल्वर है, ठीक है, तुम एकदम खुश। और जर्मन सिल्वर में सिल्वर होती ही नहीं है, ठीक है। लिखो, कॉपर
जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल। मार्केट वैल्यू को, मार्केट में बेवकूफी चलती है सिर्फ, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 90% क्या बेवकूफ बना ले जाओ, उतना ही अच्छा मार्केट है। तो सोचो कितना सही लगेगा। और किसी पेरेंट मतलब जिसे जो ना पढ़ा लिखा हो जाए गलती से और वो कह दे मैम एकदम नया आया है देखिए, एकदम मतलब जाने जर्मन सिल्वर है। अब जर्मन सुनेंगे और थोड़ा सा अरे हाँ बहुत महंगा होगा सिल्वर, पता चल रहा है सिल्वर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ। और खुशी खुशी आए हैं हमें, यार ये तो चांदी का है, सिल्वर लेके आए हैं हम, लेकिन एग्जैक्टली वो सिल्वर नहीं है। वैसे इसका यूज बर्तन बनाने के लिए होता है, लिख लो कॉपर, जिंक एंड निकल। केमिस्ट्री पढ़ लो, आधी चीजें तुम लोग प्रोड्यूस करना सीख जाओगे। ऑर्गेनिक का तुम सब कुछ बना सकते हो, प्रोडक्शन इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। इथेनॉल है, इथेनॉल का प्रोडक्शन सिखाया था कि नहीं सिखाया था? प्रिपरेशन हर एक रिएक्शन में होती है, याद करो कि इथेनॉल कैसे बना सकते हैं। तो तुम एक फैक्ट्री बनाना सीख जाओगे अगर तुम्हें सही से केमिस्ट्री आती है तो। नेक्स्ट लिखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा एक सेकेंड, मरकरी का भी जो एलॉय होता है उसका नाम बता दो, ये तो बता ही देना। हाँ हाँ हाँ, कोई बोला है, क्या बोले हो? हाँ एमेलगम, एमेलगम। कहीं भी मरकरी आ जाएगा तो साथ में क्या लग जाएगा? एमेलगम या एमेलगेटेड। जैसे क्वेश्चन है एमेलगेटेड सोडियम, एमेलगेटेड निकल। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, एमेलगम वर्ड आएगा तो क्या होगा? मरकरी, बस इतना ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलो इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बस यही है लास्ट, देखो पहले तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, थोड़ा सा सुनो मेरी बात। तुमने सुना होगा और तो तुम्हारे में कट गया, जब तुम पढ़ते थे सॉलिड स्टेट, क्या पढ़ते थे? सुनो ध्यान से, सॉलिड स्टेट ना, तो सॉलिड स्टेट में आप पढ़ते थे, शायद आपने जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा, लैटिस वर्ड पढ़ते थे, क्रिस्टल लैटिस। या आपने नाम सुना होगा ना क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल्स के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो इन्हीं क्रिस्टल्स के बीच में क्या कभी कभी क्या होता है, किसी के भी क्रिस्टल में हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का, किसी का भी हो, उसमें आकर के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनके बीच में जैसे गैपिंग होती है, क्या होती है? जो खाली प्लेस जो होता है वहां पे आकर के कौन बैठ जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल बायोलॉजी में सर ने आपको पढ़ाया होगा, जब दो सेल के बीच में जो जगह बचती है, स्पेस, उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो सिमिलरली जैसे आपको क्या है, जब सेल टाइप या सॉलिड पढ़ते हो, कोई भी क्रिस्टल पढ़ते हो, उन क्रिस्टल्स के बीच में जो लैटिस होती है उसके बीच में क्या हो, जो गैप हो, उस गैप के अंदर ये जाकर के क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, ठीक है। और उसका कारण होता है स्मॉल इन साइज, क्योंकि इनका साइज आपने पढ़ा है ना, इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो ये आराम से जाकर के क्या होते हैं? क्रिस्टल्स में बैठ जाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, पूछा जाता है इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कारण क्या होता है? स्मॉल इन साइज। अगला कारण वैकेंट डी ऑर्बिटल। जितना तुम जितना पढ़ चुकी हो, डी की जितनी प्रॉपर्टी होती है सब कारण है। लिख लो फटाक से, लिखो लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट trapped small size atom like carbon, जल्दी लिखो, नाइट्रोजन, बोरॉन एंड हाइड्रोजन। स्मॉल साइज एटम कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, हाइड्रोजन into interstitial space। ठीक, कारण आगे लिख लो, कैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी लिख लो। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। क्या होते हैं? अभी हम जब पूछ रहे हैं कि ये क्या है तो कोई बता नहीं पाएगा। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक इनकी प्रॉपर्टी है। ये हम कुछ नहीं जानते हैं, अभी बता दे रहे हैं, मतलब हम मन नहीं करता बताने का, लेकिन फिर वही होती थी, अभी क्या ही रटोगे बैठ करके। पहला लिखो नॉन स्टाइक, प्रॉपर्टी है इनकी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। दूसरा, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? हार्ड देन प्योर मेटल, हार्ड देन प्योर मेटल, हार्ड देन प्योर मेटल, और मेल्टिंग पॉइंट इज मोर। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा?
ज्यादा और केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब जल्दी ये रिएक्शन नहीं करते। पॉलीथीन में भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ऐसी, केमिकली इनर्ट। ठीक, हमको जरा स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री का मतलब बता दो, कौन बता रहा है? अच्छा, आपको शायद थोड़ा बहुत याद, मैम वही सॉलिड स्टेट कट गया है। और ना देखो, जब आप ऐसा लिखते हो आयरन ओ, ऐसे लिखते हो ना, या तो FeO लिखते हो या तो क्या लिखते थे Fe2O3, ऐसे लिखते थे ना, मतलब लिखते कि नहीं? तो सुनो ध्यान से, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है Fe.98O, ऐसा लिखा रहता है। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा कंपाउंड? देखा है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, ध्यान सुनो, बहुत बड़ी वाली, हम अपने आप ही जब पढ़े तभी समझे कि इसका मतलब क्या, वरना मुझे इसको देख के मन करता था छोड़ दे। जैसे ये क्वेश्चन आते थे पहले नीट में, अब तो नहीं आते क्योंकि सॉलिड स्टेट में बनता था। ठीक है, तो देखो तुम्हें दिख रहा है, अगर इसमें हम रेशियो की बात करें तो सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है? होल नंबर रेशियो है ना। और यहाँ पे आप जब होल नंबर रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन। क्या हो गया? फ्रैक्शन। तो जब होल नंबर रेशियो होते हैं तो ऐसे कंपाउंड जनरली किसमें आते हैं, किस कैटेगरी में? स्टाइक्योमेट्री वाले। किसमें आते हैं? और जब आपका फ्रैक्शन हो जाए तो क्या आता है? अब इसका कारण भी होता है। कारण सुनो क्या है, जैसे आपको पता है आपने FeO लिख रखा है, क्या लिख रखा? FeO। इसका मतलब है यहाँ पे जो बात हो रही है आयरन+2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो क्या देखा क्या गया है कि एटमॉस्फेयर में आयरन+3 भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर हम 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं आयरन के, क्या कर रहे हैं? 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं आयरन के, अगर हम 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसमें 98 जो है वो क्या है? Fe+2 है, और जो बच्चे 2 हैं वो क्या है? Fe+3 है। कुछ बात समझ में आई? मतलब ये प्योर नहीं है एग्जैक्टली। फिर से सुन लीजिए, कुछ बात समझो। आयरन 2 फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है, हमने तो पढ़ लिया कि FeO, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि अगर FeO है तो उसमें Fe+3 है कि Fe+2? Fe+3 भी तो हो सकता है अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये वाली बात, अगर ये जो है ये एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें 100 मॉलिक्यूल्स की, किसकी बात करें? 100 मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें 98 क्या है? Fe+2 और 2 क्या है? Fe+3। ऐसे अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक में 0.98 क्या है? Fe+2। देखो यही डिफरेंस है, तुम लोग मैथ में थोड़ा सीखा करो भाई। 100 में अगर 98 है तो एक में कितना होगा? 0.98 ही तो होगा। तो वो एक का ही दिखा रहा था। वो किसका दिखा रहा था? एक का। कुछ बात समझ में आई? यानी एक में 0.98 मॉलिक्यूल किसके हैं? Fe+2 के। तो बचे कितने? 0.02, वो किसके होंगे? आयरन+3 के। इतना बात तो याद रखना है। यानी हम आज से अगर आपसे क्वेश्चन कह दें कि अगर ये है और एक स्टेटमेंट लिख दें कि इसमें केवल Fe+2 प्रेजेंट है, कि Fe+3 केवल प्रेजेंट है, कि दोनों प्रेजेंट है, कौन स्मॉल में है कौन ज्यादा में है, तो आप बता लोगे? देखो दोनों ही प्रेजेंट होगा नो डाउट, और जो यहाँ लिखा है वही ज्यादा है। कितना है? Fe+2 है। Fe+2 तो पता कर ले रही हूँ ना, ये -2 और ये +2, ये तो पता चल जा रहा है ना। तो ज्यादा कौन है? Fe+2। तो कम कौन होगा? +3 वाला कम होगा, दिख रहा है वैसे भी। और इसका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि 100 में कन्वर्ट कर दिया करो, 100 में आसानी आ जाती है। जैसे पॉइंट हटाओ 100 हो गया। 100 का मतलब हुआ फुल आयरन। 100 का मतलब क्या हो गया? टोटल आयरन। टोटल में से 98 क्या है और 2 क्या है? अब बताओ ज्यादा कम तुम्हें दिख नहीं रहा इसमें, तो ज्यादा कौन है? तो याद रखना, ऐसे लिख देगा कि Fe+2 हैज हायर कंसंट्रेशन एंड Fe+2 हैज लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे ही बनाना, और यही क्वेश्चन है और यही क्या पार्ट है तुम्हारी जिंदगी का। अभी तो वो कुछ छेड़ता कहाँ है ज्यादा, केमिस्ट्री में तो नहीं छेड़ता है। हाँ, मॉलिक्यूल्स की बात की है। जब मैं वही बात कर रही हूँ कि जैसे हम लोग आधी चीजें हाइपोथेटिकल पढ़ते हैं, सही बात तो यही है कि अगर Fe+3 है तो वो भी होगा, भले ही क्या हो, कम हो। तो ये बात प्रूफ करता है। ये नॉन स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्रिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लोज कर दें, बंद करो, चाहे सोच रहे